हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। आज हम आपकी नेक्स्ट क्लास ले रहे हैं, क्लास 9th की। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि मैटर बहुत छोटे होते हैं, मैटर कंटिन्यूसली मूव करते, मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं, मैटर के पार्टिकल्स ही छोटे होते हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये सब पढ़ा था। अब आज हम इसके आगे कुछ पढ़ने वाले हैं कि उस अट्रैक्शन फोर्स पे ही हमने क्या किया है, मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। क्या क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि मैं तुमको लास्ट क्लास में ही बता चुका हूँ। स्टेट ऑफ मैटर एंड डिफरेंस। ठीक है, तो इधर हम सॉलिड के बारे में लिख देते हैं, लिक्विड और गैस। सॉलिड है तो उसका क्या डेफिनेट शेप होगी, हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। ठीक है, देखो जैसे कि एक पानी की बोतल लेंगे हम, तो उसका शेप हम बता सकते हैं, कौन सी शेप की है वो, और उसमें कितना वॉल्यूम है वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, पानी है लेकिन वो तो लिक्विड हो गया। अब एक लेते हैं हम, क्या एक लेते हैं कंटेनर, उसके अंदर डालते हैं शुगर, डाल देते हैं। शुगर भी लिक्विड, शुगर भी सॉलिड है और कंटेनर भी सॉलिड है, तो उसकी शेप भी हम बता सकते हैं और वॉल्यूम भी बता सकते हैं कि उसके अंदर कितना सामान डाला गया है। और जो शुगर है उसके जो दाने हैं वो शेप थोड़ी चेंज करेंगे, वो तो वैसे ही रहेंगे जैसे बाहर रखे थे। उसके अंदर डालोगे तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, किसी और चीज़ में डालोगे तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे वो उस वॉल्यूम का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसकी खुद की शेप चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए क्या बोल देते हैं हम, शुगर, सॉल्ट। सॉल्ट को भी डाल सकते हैं हम, सॉल्ट भी चेंज नहीं करेगा खुद के पार्टिकल्स की शेप। ठीक है, अब आते हैं लिक्विड पे। लिक्विड की डेफिनेट शेप होती है? नहीं, डोंट हैव डेफिनेट शेप बट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे डेफिनेट हो सकता है जब शेप ही डेफिनेट नहीं है? शेप तो हम डिफाइन नहीं कर सकते, लिक्विड तो बह जाता है, जैसे हम यहाँ गिराएंगे तो वो बह जाएगा। लेकिन अगर हम वाटर बॉटल में डालेंगे तो उसकी शेप नहीं बता सकते, लेकिन वॉल्यूम बता सकते कि कितना वॉल्यूम है। अब सी लेवल पे देखोगे तो सी लेवल पे भी बता सकते हो कि आजकल बहुत सारी टेक्निक्स आ चुकी है जिससे हम उसको नाप सकते हैं कि इसमें कितना वॉल्यूम है। ठीक है बेटा, वाटर की शेप बता सकते हैं हम, जूस को ग्लास में डालते हैं तो उसकी भी शेप बता सकते हैं। एग्जाम्पल, जूस, जूस को ग्लास में डालोगे तो वो ग्लास की शेप ले लेगा, जूस को किसी जग में डालोगे तो वो जग की शेप ले लेगा। ठीक है, और किचन में जो ऑयल यूज़ करते हैं या फिर जो ऑयल हम खुद के सर में लगाते हैं वो भी हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं यहाँ पे।
हाँ, अब आती है गैस की बात। डोंट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसकी ना ही तो डेफिनेट शेप होती है और ना ही वॉल्यूम होता है। अभी देखो, जैसे हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, लेकिन इस पूरे एटमॉस्फेयर में केवल ऑक्सीजन ही थोड़ी है। इनहेल तो हम सब कुछ कर रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सब कुछ जो भी यहाँ प्रेजेंट है। बट हमारी बॉडी किसको ट्रांसपोर्ट करती है अंदर? ऑक्सीजन को। ठीक है, और बाकी सारी एक्सलेशन में बाहर निकल जाती है। अब एक और बात आती है इसके अंदर, डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो हायर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन force of attraction is less than solids and more than liquids. Intermolecular forces, intermolecular force of attraction is less than solid and liquid। ठीक है, ये तो हो गई अपने किसकी बात? डिफरेंसेस की बात हो चुकी है बेटा। अब हम देखेंगे क्या ये मैटर जो है हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, या लिक्विड से गैस में चेंज कर सकते हैं, या गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, या डायरेक्टली, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो वो चीज़ हम अब पढ़ने वाले हैं। दो चीज़ों से पढ़ेंगे हम वो चीज़। वो क्या क्या है? तुम्हारे बुक का नेक्स्ट टॉपिक है कैन मैटर चेंज देयर स्टेट। चेंज इट्स स्टेट। हाँ, तो हम इसके लिए क्या बोल सकते हैं? हाँ, मैटर चेंज कर सकता है खुद की स्टेट। कैसे? सॉलिड है, उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको तोड़ने के लिए, मतलब उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हीट दे सकते हैं उसको बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो लूज पड़ेगा, और लूज पड़ेगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लिक्विड को और ज़्यादा हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में हो जाएगा ना। और जस्ट उल्टा करें, अगर गैस को थोड़ा कूल करें तो इसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स था वो काफ़ी कम था। वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम कूल करेंगे, इसको ठंडा करेंगे, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास में आएंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसको और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको दो चीज़ों से पढ़ते हैं। अब देखो मैंने क्या क्या बताया तुम्हें, टेम्परेचर का बताया एक तो, और एक और प्रेशर का भी पढ़ेंगे।
फर्स्ट किसका पढ़ते हैं, टेम्परेचर का पढ़ते हैं कि अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा। अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि किसी भी चीज़ का अपन टेम्परेचर बढ़ाएं या घटाएं तो क्या हो रहा है। हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं अपन, मैंने अभी बताया कि सॉलिड है कोई, उसका हम टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम, तो उसके जो पार्टिकल्स थे बिल्कुल पास पास होंगे सॉलिड के पार्टिकल्स। हाँ, तो ये धीरे 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 कैसे कन्वर्ट होंगे, थोड़े थोड़े लूज पड़ेंगे ये, थोड़े थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। तो इनका इंटरमोलिकुलर डिफरेंस जो था ये वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ेगा तो ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको और टेम्परेचर दूंगा तो ये और दूर होंगे। अब इंटरमोलिकुलर डिफरेंस जो है दो पार्टिकल्स के बीच वो इससे ज़्यादा हो गया ना, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, कुछ टाइम बाद गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। तो अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का पता चल गया हमें कि कैसे टेम्परेचर किसी चीज़ को अफेक्ट कर रहा है। आइस है, एग्जाम्पल पे देखो, आइस है, फ्रीज़र में रखेंगे तो ये बर्फ रहती है, जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो ये थोड़ी देर बाद में लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, पानी बन जाएगा इसका। ठीक है, वो लिक्विड स्टेट में मतलब ये लिक्विड स्टेट में ही क्यों आया, क्योंकि जो अंदर प्रेशर था या टेम्परेचर जो था, प्रेशर की बाद में बात करेंगे, टेम्परेचर जो था वो बाहर से कम था, इसलिए ये बर्फ बनी हुई थी पहले। अब बाहर आ गई तो रूम टेम्परेचर अपना कितना रहता है, लगभग 25 डिग्री। और वाटर जो होता है, वाटर से तो आइस बनती है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि जिसपे ये जमे, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, एक और बात, डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका देखो। केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस जो भी तुम्हें दे रखा होगा तो वो केल्विन में आ जाएगा। और डिग्री सेल्सियस निकालना है तो जो केल्विन दे रखा है उसमें से 273 माइनस कर दो। अब देखो, देखते हैं, वाटर का देख लेते हैं कि वाटर कितने डिग्री पे जमेगा। तो वो 0 पता है हमें, 0 पे फ्रीज होना स्टार्ट होता है, तो केल्विन में हम इसको क्या लिखेंगे, 273 केल्विन। और अभी केल्विन पता होता तो डिग्री सेल्सियस निकाल सकते थे, डिग्री सेल्सियस पता है तो केल्विन निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, नहीं आई तो भी आ जानी चाहिए। अब अफेक्ट ऑफ प्रेशर, दूसरा है अफेक्ट ऑफ प्रेशर। अफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम देखो कैसे देखेंगे। अब तुम बताओ मेरे को कि सॉलिड जो है वो पहले से उसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास है, तो इस पे प्रेशर लगाओगे तो क्या ये खुद की शेप चेंज करेगा। ये बोर्ड है, इस पे तुम अभी प्रेशर लगाओ तो ये खुद की शेप चेंज करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये पहले से ही इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास में है।
अब एक क्या ले, एक ले लेते हैं बलून। ठीक है, जो पहले इतना सा था, हमने उसमें हवा भरी, प्रेशर लगा रहे अंदर, तो इससे ये क्या, इसकी खुद की शेप चेंज कर लिया। माइक माइक बार बार निकल जाता है इसमें। देखो बलून को छोड़ो, इसका इंटरमोलिकुलर जो डिफरेंस है, दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम है। लिक्विड्स में देखें तो इनका इंटरमोलिकुलर जो डिफरेंस है, इंटर पार्टिकल जो डिफरेंस है वो सॉलिड से ज़्यादा है। तो इसमें हम प्रेशर लगाएंगे तो ये खुद की शेप चेंज कर लेगा, आराम से कर लेगा। तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, प्रेशर जब हम लगाएंगे तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी पास पास आ जाएंगे, पास पास आएंगे, तो ये धीरे 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 किस में चेंज होएगा, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज होएगा बेटा, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में चेंज होएगा ये। और वैसे ही जैसे गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं, इसमें हम प्रेशर लगाएंगे तो ये और ज़्यादा करीब आ जाएंगे, धीरे धीरे लिक्विड में और फिर सॉलिड में कन्वर्ट होंगे, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होंगे। इसका एग्जांपल देखो, जैसे हम एलपीजी है जो हम घर में क्या लेते हैं, गैस सिलेंडर काम लेते हैं, उसका क्या, पहले वो गैसीय स्टेट में रहती है, फिर उसको कंप्रेस किया जाता है, फिर वो किस में आती है, लिक्विड स्टेट में आती है, और हम उसको कहाँ, किचन में भी यूज़ लेते हैं। उसके अलावा एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन सिलेंडर जो अपन काम में लेते हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो हम काम लेते हैं वो लिक्विड स्टेट में होता है, उसको कंप्रेस करके हमने एक उसमें सिलेंडर में भर दी, वो कहाँ से आई, पहले वो गैसेस फॉर्म में तो थी, उस पर क्या लगाया हमने, प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाया तो वो गैस से कौन से स्टेट में आई, लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड को हम आसानी से किसी भी चीज़ में फिट कर देते हैं। तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है वो पहले गैसेस स्टेट में थी और अब लिक्विड स्टेट में आ गई। लिक्विड स्टेट में कैसे आई, प्रेशर लगाया तो उसका इंटर पार्टिकल जो डिफरेंस था वो कम हो गया, ठीक है, तो उससे वो गैसियस से लिक्विड स्टेट में आई। अब हम पढ़ लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट,
मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? अब मेल्ट हो रहा है तो लिक्विड तो मेल्ट होगा नहीं, सॉलिड ही मेल्ट होगा। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? द टेम्परेचर द मिनिमम टेम्परेचर at which solid converts into liquid state is called melting point. Boiling point, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अब बॉईल हो रहा है तो वो लिक्विड ही होगा, तभी बॉईल होगा। तो द मिनिमम टेम्परेचर at which liquid converts into gaseous state is called बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे एक सॉलिड अगर उसको हम गर्म करेंगे तो वो जिस टेम्परेचर पे पिघलना स्टार्ट हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? उसका मेल्टिंग पॉइंट। जिस भी टेम्परेचर पे वो पिघलना स्टार्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? उसका मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो भी कोई भी लिक्विड कम से कम टेम्परेचर पे गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। अब एक और देख लेते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, द एग्जैक्ट टेम्परेचर at which liquid converts into solid state is called freezing point। अब देखो इसका एग्जांपल लेते हैं हम, वाटर का ही लेते हैं। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर इससे कम है टेम्परेचर, मतलब माइनस में है, तो वो जमा हुआ रहेगा पानी। इससे थोड़ा सा भी ऊपर है तो वो लिक्विड स्टेट में आने लग जाएगा। और अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो वो लिक्विड से गैस में आ जाएगा। 0 से थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ टेम्परेचर, ज़्यादा का मतलब है 1 2 3, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में आने शुरू हो जाएगा। फिर अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो गया उसका टेम्परेचर तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो एक और बात कर लेते हैं। क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है तुम्हारे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर atmospheric pressure, the pressure of air in atmosphere is called atmospheric pressure. हाँ, जो जो प्रेशर एयर लगाती है एटमॉस्फेयर पे उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो हाँ, एक एग्जांपल है सॉलिड CO2 डायरेक्टली कन्वर्ट होती है गैसियस स्टेट में अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से कम हो तो। अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स। पास्कल क्या है, प्रेशर की यूनिट है। हाँ तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब आगे कल पढ़ेंगे। हाँ, और एक और जानकारी देनी थी मुझे तुम्हें कि आज मैं क्लास रिकॉर्ड करने में थोड़ा लेट हो गया, वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि कल तुम्हारे आकाश भैया का जो है वो बर्थडे था। कल मतलब आज रात को, अभी दिन के 2 बज चुके हैं, तो आज रात को मैं 12 बजे कहाँ गया था, आकाश भैया के घर पे गया था उनको सरप्राइज़ देने, और उस सब का रिएक्शन तुम्हें थोड़ी देर बाद वीडियो में देखने को मिलेगा। तो थैंक यू गाइस, पढ़ो लिखो, बाय।